Hello to everybody, this is Dr. Pankaj Kumar and I welcome all of you in my session of NEET Bites. आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। तो देखो, पहला सवाल तो ये है कि पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों है। ऑब्वियस है, डीएनए का यदि हम लोग लेंथ देखें तो करीब करीब 3 मीटर लंबा होता है और न्यूक्लियस का साइज आप देखो बहुत छोटा होता है। तो इस 3 मीटर लंबे डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस में रखना है तो नेचुरली इसको पैक करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यदि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें तो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो जो पहला लेवल है जिसको हम लोग बेसिक लेवल कहते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम इज योर द फर्स्ट लेवल। ओके, आफ्टर न्यूक्लियोसोम वी हैव अ सोलोनाइड फाइबर, राइट। Then we have a super solenoid fiber, or we can also say scaffold loop, and finally the chromatids, and chromatids together is going to form the chromosome. तो ये सारा लेवल है पैकेजिंग की, वन बाय वन ये सारे पैकेजिंग के लेवल को हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल की। ओके, तो यदि इस पूरे मॉडल को हम लोग ब्रीफली देखें तो आप देखो यहाँ पे ये डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डीएनए मॉलिक्यूल की हम लोग एक विड्थ क्या देख रहे हैं, 20 एंगस्ट्रॉम की, राइट। जब ये पहले लेवल की इसकी पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग किस में होती है, न्यूक्लियोसोम में होती है। ओके, और न्यूक्लियोसोम में इसकी डायमीटर कितनी होती है, 110 एंगस्ट्रॉम की। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग। अब ये न्यूक्लियोसोम जो है, 6 ऐसा न्यूक्लियोसोम आपस में मिलके एक 30 नैनोमीटर फाइबर बनाता है। ओके, अब बहुत सारे ऐसे डिस फाइबर और सोलोनाइड फाइबर ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, स्कैफोल्ड लूप बनाते हैं, जिसकी जो डायमीटर है राउंड अबाउट 3000 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, और स्कैफोल्ड लूप टुगेदर आपस में क्या बनाते हैं, क्रोमैटिड्स बनाते हैं, एंड क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स फाइनली मिलके क्रोमोसोम बना देते हैं, राइट। ये लेवल ऑफ पैकेजिंग है और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, न्यूक्लियोसोम। तो चलो न्यूक्लियोसोम के बारे में बात करते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, न्यूक्लियोसोम इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन। तो आप डायग्राम में देखो, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम है। यहां पे हम लोग न्यूक्लियोसोम के बारे में क्या जानते हैं, दिस वाज प्रपोज्ड बाय रॉजर कॉरनबर्ग, राइट, बट द टर्म न्यूक्लियोसोम वाज गिवन बाय पी ऑडेट। ओके, सो न्यूक्लियोसोम क्या है, एक फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट है, चाहे वो स्पीसीज कोई भी हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू ह्यूमन बींग्स, सभी में जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट होते हैं वो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। ये सब जगह पाया जाता है, एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज यूकैरियोटिक स्पर्म, जहां पे हम लोग न्यूक्लियोसोम नहीं मिलता है, अदरवाइज एवरीवेयर देयर इज अ न्यूक्लियोसोम। ओके, तो देखो न्यूक्लियोसोम किस चीज का बना होता है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टोमर। ओके, और ये ऑक्टोमर किस चीज का बना होता है, तो 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये मिलके ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और ये सभी हिस्टोन्स, ये सभी जो न्यूक्लियोसोम हैं, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो आपस में जुड़े होते हैं लिंकर डीएनए की मदद से। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन ये ऑक्टोमर कैसे बनना शुरू होता है पहले उसकी बात करते हैं। ओके, तो देखो क्या होगा, H2A और H2B ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। डाइमर यानी 2 मॉलिक्यूल आपस में मिले। नाउ 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3 and 2 मॉलिक्यूल ऑफ H4 दे टुगेदर पार्टिसिपेट एंड टुगेदर दे फॉर्म अ टेट्रामर। टेट्रामर मींस 4 मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा, 2 डाइमर एंड 1 टेट्रामर दे टुगेदर फॉर्म 1 ऑक्टोमर। ओके, और इसी ऑक्टोमर के चारों तरफ 200 बेस, जैसे मान लो ये ऑक्टोमर है तो इसके चारों तरफ ये डीएनए रैप होती है, और ये जो डीएनए रैप होती है ये पूरी 2 राउंड नहीं होती है, 2 से कम होती है, 1.75 होती है। ओके, सो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, राइट, प्लस ऑक्टोमर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ 1 न्यूक्लियोसोम। ओके, आप देखो यहां पे डायग्राम में आप देखो तो आप क्या देखोगे, दैट दीज आर द ऑक्टोमर, जहां पे आपको 4 हिस्टोन्स नजर आ रहे हैं, राइट, और ये रेड कलर से ये डीएनए दिखाया जा रहा है। सो ये इसके चारों तरफ रैप्ड है। ओके, और ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कौन करता है, तो बाहर एक H1 हिस्टोन रहता है, बट H1 हिस्टोन न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, राइट, वी विल टॉक इट लेटर। बट यदि मुझे न्यूक्लियोसोम को डिफाइन करना हो तो हम इतना ही डिफाइन करेंगे, 200 बेस पेयर प्लस ऑक्टोमर, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ 1 न्यूक्लियोसोम। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस। न्यूक्लियोसोम क्या है, एक
स्फेरॉइड है शेप में, डायमीटर 110 एंगस्ट्रॉम होता है और विड्थ 50 to 55 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, नंबर ऑफ टर्न पर डीएनए पर न्यूक्लियोसोम, मैंने आपको पहले भी बोला 2 नहीं होता है बल्कि 2 से कम होता है, दैट इज 1.75 होते हैं, राइट। और देखो इनमें से 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है ना, उनमें से 146 बेस पेयर स्ट्रांगली बाउंडेड होता है ऑक्टामर से। तो जो बेस पेयर स्ट्रांगली बाउंडेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर डीएनए, राइट। और बाकी वाला डीएनए जो है लूजली बाउंडेड होते हैं। ओके, अब 2 न्यूक्लियोसोम जो है आपस में कैसे जुड़े होते हैं, बाय लिंकर डीएनए। जैसे आप इस डायग्राम में देखो तो ये आपको एक हिस्टोन नजर आ, एक न्यूक्लियोसोम नजर आ रहा है और ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोसोम है। तो ये दोनों के बीच में जो बाइंडिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ लिंकर डीएनए। ओके, अब देखो लिंकर डीएनए का नंबर ऑफ बेस पेयर ना स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, है ना। जैसे मान लो कोई, लेट इट बी से स्पीसीज और रोज में आई एम पुटिंग हाइपोथेटिकल फिगर कि जैसे मान लो 50 बेस पेयर ऑफ लिंकर डीएनए है तो इंटायर स्पीसीज में वो 50 पाया जाएगा। तो इसको लिंकर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है स्पीसीज स्पेसिफिक है। ओके, और इनकी बेस पेयर वैरी करती है 8 to 114 बेस पेयर तक वैरी करती है, राइट। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन्स दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियोसोम। ओके, तो देखो यदि हम लोग देखें तो क्रोमोसोमल प्रोटीन को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक हम लोग बोलते हैं हिस्टोन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन। ओके, तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर बेसिकली जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक प्रोटीन होते हैं। और हमें मालूम है कि जो हिस्टोन जो होता है ना वो जीन एक्शन को सप्रेस करता है। कैसे सप्रेस करता है, क्योंकि देखो जीन एक्शन होने के लिए क्या चाहिए, डीएनए का ओपन होना, डीएनए चेन ओपन होगा तो ही जीन एक्शन हो पाएगा, राइट। लेकिन हिस्टोन क्या है, बेसिक है और डीएनए एसिडिक है, तो दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है तो वो चेन को ओपन नहीं होने देता। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो है जीन एक्शन को सप्रेस करता है। लेकिन एसिडिक प्रोटीन क्या करता है, एसिडिक प्रोटीन जीन एक्शन को प्रमोट करता है। जैसे देखो जितने भी इंजाइम्स हैं जो कि फाइनली जीन एक्शन, जैसे मान लो रेप्लिकेशन है या ट्रांसक्रिप्शन है, दीज आर द जीन एक्शंस। तो इसके ये क्या है, एवरीथिंग इज इंजाइम ड्रिवन। तो इंजाइम क्या होता है, एसिडिक होता है। सो इंजाइम या नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन प्रमोट्स द जीन एक्शन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द हिस्टोन। तो देखो 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि H1, H2A एंड H2B दीज आर वेरी रिच इन लाइसिन, राइट। लेकिन H3 एंड H4 किस में रिच होता है, ये आर्जिनिन रिच होता है। ओके, H1 को हम लोग हाईली अनकंजर्व मानते हैं, दैट मीन्स कि वो स्पीसीज स्पेसिफिक है। हर एक स्पीसीज का जो H1 नेचर ऑफ H1 हिस्टोन बिल्कुल अलग होगा, ओके, या उस पर्टिकुलर स्पीसीज में फिक्स होगा। लेकिन देयर आर सर्टेन हिस्टोन विच इज हाईली कंजर्व्ड। कंजर्व करने का मतलब क्या है कि द वेरी पीरियड फ्रॉम वेयर एक्चुअली दे हैव originated, from the very period of origin, there are very less changes that has been done in those histones. Okay, so those histones are actually called as a conserved, and the conserved histone is a H3 and H4. They are highly conserved molecule. Okay, as far as the molecular weight is concerned, you can see there that H1 is the heaviest and H4 is the lightest. The sequence is like H1 is greater than H3, is greater than H2A, is greater than H2B, and then greater than H4. So जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, H1 का है, और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, दैट इज H4 का है। ओके, और हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं होते हैं, राइट। सो दीज आर द फीचर्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज हिस्टोन इज कंसर्न। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। ओके, तो यदि हम लोग नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन देखें तो सबसे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। जैसे हिस्टोन का मॉलिक्यूलर वेट तो मैक्सिमम 25,000 डाल्टन तक होता है, लेकिन नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1.5 से लेके 1 से लेके 1.5 लाख डाल्टन तक होता है। दैट मीन्स दे आर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड एसिडिक इन नेचर, पहले भी बोला, बिकॉज दे प्रमोट्स द जीन एक्शन। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स एज फार एज द प्रोटीनिशियस पार्ट ऑफ द हिस्टोन और द क्रोमोसोम इज कंसर्न। ओके, राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट the assembly, okay, how those things assemble and what is the term actually we use. तो अभी मैंने आपको बताया कोर पार्टिकल के बारे में। तो कोर पार्टिकल क्या था,
कोर पार्टिकल हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो डीएनए स्ट्रांगली बाउंडेड होता है उसको हम लोग कोर पार्टिकल कहते हैं। तो 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है वो ऑक्टोमर से स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, उसको हम लोग कोर पार्टिकल कहते हैं। ओके, देन देयर इज अ वन टर्म कॉल्ड क्रोमैटोसोम्स। तो व्हाट हैपेंस, कोर पार्टिकल इंटरैक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ H1 हिस्टोन, राइट। तो जब कोर पार्टिकल H1 हिस्टोन से कंबाइन कर लेते हैं तो ऑल टुगेदर कितने बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज 166 बेस पेयर। ओके, so this 166 base pair is actually called as a chromosome, right? So we have learned two things: one, the core particle, and second, the chromosome. So chromosome is the number of base pairs when the core particle is associated with the H1 histone, right? And finally, nucleosome, that is a 1 octamer and 200 base pair of DNA. This is what we call nucleosome, right? So these are the three terms: core particle, chromatosomes, and nucleosome. Okay, right. Let's talk about the second level of packaging. You know, the second level of packaging, what we call it, is a solenoid model that was given by Klug and Finch. Okay, so what happens here, that 6 nucleosome join together, okay, and they form 30 nanometer fiber, right? And here what happens, that H1 histone is going to stabilize the entire structure, or we can say that H1 histone is a cementing material. Okay, you can see in the diagram as well. For instance, have a look at this. So these are the 6 nucleosome, right? 1, okay, so these are the 6 nucleosome, right? And this H1 histone joins them. Okay, so they together form the solenoid fiber. Now let's talk about the super solenoid fiber. So this structure was also proposed by Klug and Finch. Here what happens, that this is the next level of packaging. When large number of solenoid fiber come together, they are helically arranged and form a super solenoid, right? Mind it, the diameter of nucleosome and the diameter of solenoid is fixed. That is, in case of nucleosome it was a 11 nanometer or 110 angstrom, and in case of the solenoid it was a 30 nanometer. Okay, but in case of super solenoid what happens, that their diameter is variable and it entirely depends upon the number of the types of species. Okay, so all those structures is forming a solenoid and their minimum diameter is 700 nanometer or more. Okay, now finally the super solenoid structures are going to combine together and they will form chromatids. So have a look at the packaging. So our base was nucleosome. Nucleosome forms solenoid. Solenoid forms super solenoid. Super solenoid is equivalent to chromatids or chromonema fiber. Chromonemal fiber together form chromatids and chromatids together form chromosome. Okay, if we see their diameter, so we know it is 10 nanometer or 11 nanometer. This is the 30 nanometer, because we know very well that along with the diameter the 3 solenoids are arranged there, 3 nucleosomes are arranged there, so that's why it makes a 30 nanometer fiber. And super solenoid or chromonemal fiber is a minimum is 700 nanometer, right? Super solenoid or chromonema fiber is a minimum 700 nanometer, right? So this way the entire packaging is going to happen. Okay, right. Let's have a look at one question. You see that DNA is enzyme, we know very well that degrade DNA. So when a nucleosome is going to treat it with the DNAs, the number of base pair remaining intact are. You see, I told you that within the nucleosome we can divide the DNA into category. One that is tightly bounded, this is what we call core DNA, and those which are loosely bounded. So what happens, DNAs cannot degrade the tightly bounded DNA. Okay, so that means 146 base pair cannot be degraded by DNA, right? The remaining 54 DNA can be degraded. Okay, so the correct answer is the 146, what we call core DNA of the nucleosome, that cannot be degraded by the DNAs, right? So this is all as far as the very packaging of the genetic material is concerned, right?
थैंक यू।